नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आज हम लोग ज्योग्राफी में जो टॉपिक देखने जा रहे हैं उसका नाम है सौरमंडल। सौरमंडल क्या है? सौरमंडल सूर्य और उसके 8 ग्रह और उनके उपग्रह और हजारों अन्य छोटे-छोटे पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स और मेटर्स मेटर्स मतलब उल्काओं से मिलकर बना है। सौरमंडल आकाशगंगा के केंद्र से लगभग 27,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है और लगभग 5 अरब वर्ष पुराना है। सूर्य सौर प्रणाली के केंद्र में है और ये सभी विशाल पिंड इसके चक्कर लगाते हैं। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सौरमंडल और उसके सभी ग्रह और अन्य पिंड इसके चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। इस प्रकार सौरमंडल के सभी सदस्यों की गति मुख्य रूप से सूर्य की गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा नियंत्रित होती है। सौरमंडल में सूर्य का एक महत्वपूर्ण स्थान है और संपूर्ण सौरमंडल के पदार्थों के लगभग 99.9% भाग केवल सूर्य से निर्मित है। सौरमंडल में सभी प्रकार की ऊर्जा का जो सोर्स है वो भी सूर्य है। चलो दोस्तों, इसी बात पे अब हम लोग सूर्य की ही बात करते हैं कि आखिर ये सूर्य है क्या। सन के स्ट्रक्चर को जानने की कोशिश करेंगे हम लोग। सौरमंडल या सौर परिवार में सूर्य सबसे इंपॉर्टेंट है और अन्य लाखों तारों की तुलना में सूर्य मध्यम आकार का और औसत प्रकाश देने वाला तारा है। हालांकि सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा है, फिर भी यह पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलकर पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। जबकि और दूसरे जो नजदीकी तारे हैं जैसे प्रोक्सिमा सेंचुरी से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग 4.3 वर्ष लग जाते हैं। अब चूंकि सूर्य क्या है, एक गैसीय गोला है, तो चलिए इसके स्ट्रक्चर को यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम लगभग 26.5% और जो अन्य एलिमेंट्स हैं वो लगभग 2.5% होते हैं। अब जो सूर्य का केंद्रीय भाग या जो कोर कहलाता है, इसका ताप लगभग 1.5 इंटू 10⁷ डिग्री सेल्सियस होता है और सूर्य के बाहरी सतह का तापमान, जो बाहर की जो लेयर है, वो तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब 10⁷ डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। अब ये हीलियम नाभिक क्या काम करेगा, अब इसको समझने की आपको जरूरत है। अब ये हीलियम नाभिक क्या करेगा, ये संलयन का काम करेगा। अब सूर्य के केंद्र पर नाभ की संलयन होगा इस हीलियम के द्वारा, जो इस सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। अब सूर्य की जो सतह है जो हमें दिखाई देती है, जिससे लाइट निकल रही होती है, इस मंडल को हम लोग बोलते हैं फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल कहते हैं। अब प्रकाश मंडल के सभी किनारे प्रकाशमान नहीं होते, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई देगा, क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है और इसे कहते हैं क्रोमोस्फीयर। ये क्रोमोस्फीयर जो आप पीछे देख रहे हैं, ये लाल रंग का होता है। ठीक है, तो अब देखिए जो आपको यहाँ पर दो चीज दिखाई दे, सबसे जो आउटर है वो आपको क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, फोटोस्फीयर, वो आपको फोटोस्फीयर दिखाई दे रहा है। और जो आउटर लेयर के बाद जहां से प्रकाश निकल रहा है ना, प्रकीर्णित हो रहा है, उसके बाद दूसरी स्टेज क्या है, क्रोमोस्फीयर। अब ये क्रोमोस्फीयर की बात करें तो सूर्य का बाहरी भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, इसे हम लोग कोरोना कहते हैं। तो कोरोना कौन सा लेयर, वो आउटर लेयर जब सूर्य ग्रहण हो जाता है तो उस समय सूरज का केवल जो हिस्सा दिखाई देता है वो कोरोना कहलाता है। और कोरोना से एक्स-रे का एमिशन होता है, एक्स-रे उत्सर्जित करती है। इसलिए जब पूरा सूर्य ग्रहण होता है उस समय कोरोना से ही प्रकाश की प्राप्ति होती है। इसलिए उस समय कहते हैं कि सूरज को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, हो सकता है कि आपकी आंखें खराब हो सकती है, उनके खराब होने का खतरा, चांसेस ज्यादा होता है। अब कभी कभी प्रकाश मंडल से परमाणुओं का तूफान इतनी तेजी से निकलता है, प्रकाश मंडल समझ रहे हैं, मतलब फोटोस्फीयर से इतनी तेजी से निकलता है कि सूर्य की जो ग्रेविटेशनल शक्ति होती है ना, उसको पार करके अंतरिक्ष में चला जाता है और इसे बोलते हैं सोलर फ्लेयर्स। तो याद रखना है कि सूरज की अगर ग्रेविटेशनल फोर्स को पार करके जो प्रकाश मंडल से परमाणुओं का तूफान होता है, जो एनर्जी होती है, वो अगर ग्रेविटेशन फील्ड को पार करके बाहर निकल जाए तो उसे कहेंगे सोलर फ्लेयर्स। और जब पृथ्वी के वायुमंडल में ये सोलर फ्लेयर्स आता है तो ये वायु के कणों से टकराकर क्या करता है, एक एरोरा लाइट मतलब
एक रंगीन प्रकाश उत्पन्न करता है। अब ये जो प्रकाश होता है ये सब जगह नहीं दिखाई देता, ये सिर्फ आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर देख सकते हैं, मतलब उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव पर ही देख सकते हैं। उत्तरी ध्रुव पर इसे अरोरा बोरियालिस कहते हैं और दक्षिणी ध्रुव पर इसे अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास है दक्षिणी ध्रुव, इसलिए इसका नाम ऑस्ट्रेलिस कर दिया गया। अब ये सोलर फ्लेयर्स या जो सौर ज्वाला होती है जहां से निकलती है वहां काले काले स्पॉट दिखाई देते हैं। अब ये जो काले काले स्पॉट होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, सन स्पॉट या सौर कलंक कहते हैं। ये जो सौर कलंक होते हैं ये देखा जाए तो सूरज के अन्य भागों की तुलना में अपेक्षाकृत ठंडे भाग हैं, है ना, और इनका तापमान 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब ये जो सौर स्पॉट हैं इनमें बहुत हैवी चुंबकीय विकिरण इनसे इमिशन होता है, इनका उत्सर्जन होता है, तो बहुत हैवी चुंबकीय विकिरण को उत्सर्जित करते हैं। अगर जब इन सन स्पॉट्स के कारण कभी कभी भारत का वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम इफेक्टिव हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, और जो हम जो फोन से बात कर रहे होते हैं ना, ये टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम या हमारे जो टीवी हम जो देख रहे होते हैं वो सिस्टम इससे प्रभावित हो जाता है और कई बार वो सिग्नल हमें सही से नहीं मिलते। कभी कभार सूरज में एक सोलर स्टॉर्म्स भी आता है जिसे सौर तूफान कहते हैं। सूर्य क्या करता है, अपनी संलयन अभिक्रियाओं के कारण सौर विकिरणों और कोरोनल मास इजेक्शन, जिसे कह सकते हो कि बहुत स्ट्रॉन्ग आवेशित किरणें होती हैं जो सोलर मास इंजेक्शन होते हैं, तो सोलर विकिरण और इन आवेशित किरणों के रूप में ऊर्जा का प्रवाह करता है। अब यह घटना उपग्रहों और पृथ्वी पर मौजूद कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को प्रभावित करती है, तो इलेक्ट्रॉनिक जो टेलीकम्युनिकेशन होता है ना उसको ये प्रभावित कर सकती है। तो याद रखना है आपको, सोलर स्टॉर्म से भी हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम प्रभावित होते हैं। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसका नाम था ग्रेप्स 3 एक्सपेरिमेंट्स। ग्रेप्स 3 का मतलब क्या है, गामा रे एस्ट्रोनॉमी री एनर्जीज फेज 3 एक्सपेरिमेंट। ये एक प्रकार का विशेष प्रकार का टेलीस्कोप है जिसे हम लोग टेलीस्कोप एरे कहते हैं। इसका मेन उद्देश्य क्या था, जो ब्रह्मांड में जो कॉस्मिक रेज हैं इनसे म्यून्स का पता लगाना, ये कैसे इनकी उत्पत्ति हुई है, इनमें से म्यून्स का पता लगाना। अब ये जो है ना, ये जो परियोजना है ये भारत और जापान की संयुक्त परियोजना है, तो बहुत अच्छे से आपको याद होना चाहिए। अब इसमें भारत का टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR जिसे कहते हैं जो मुंबई में है, और जापान की ओसाका सिटी यूनिवर्सिटी, और जापान की एक और है वीमेंस यूनिवर्सिटी, उसका नाम है नागोया वीमेंस यूनिवर्सिटी, वो इसमें सम्मिलित थे। अब उपग्रह आधारित अध्ययनों के अलावा देखें या इसके विपरीत देखें तो इसका प्रयोग सौर तूफानों और जो पृथ्वी की जो त्रिज्या है उससे 2 गुनी दूरी तक अंतरिक्ष मौसम का अध्ययन करने के लिए इसका प्रयोग या अध्ययन कर रहे हैं इससे। अब उपग्रह आधारित अध्ययन केवल उसके आसपास के क्षेत्रों में क्या हो रहा है इसके बारे में जानकारी प्रदान करता है। इसी प्रकार का एक भारतीय मिशन भेजा गया आदित्य L1। यह सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय मिशन था। यह सूर्य के अध्ययन को समर्पित एक सिर्फ सूरज के अध्ययन को काम करेगा, सूरज की स्टडी करेगा। आदित्य 1 जो है ना, ये इसको एक उपग्रह के रूप में इसको डिजाइन किया गया और ये इसे 800 किलोमीटर की लोअर ऑर्बिट में इसको भेजने की योजना बनाई। अब ये क्या कर रहा है, ये सूर्य को लगातार इसके द्वारा ये बिना किसी ग्रहण के या बिना किसी आच्छादन के लगातार सूर्य को देखा जा सकता है इसके द्वारा, ठीक है। अब आदित्य 1 मिशन पहले था, इसको आदित्य L1 में संशोधित कर दिया गया और ये क्या कर रहा है, सूरज के प्रभा मंडल में अब इसको भेजा जाएगा जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर पर है। अब इस उपग्रह में कई सारे पेलोड लगाए गए हैं। यह मिशन क्या करेगा, सोलर स्टॉर्म्स की उत्पत्ति विकास को समझने में मदद करेगा और कोरोना और पर्यावरण पर सौर पवनों के प्रभावों को समझने में मदद करेगा। अब जब हमने आदित्य मिशन को भेजा था तो एक वहां पर लेग्रांजे बिंदु की बात कर दी गई थी। अंतरिक्ष में एक लेग्रांजे पॉइंट्स होते हैं जिनको हम लोग L1 और L5 के बीच में डिवाइड करते हैं। ये स्थान क्या होते हैं, देखो जब 2 विशाल पिंड जैसे पृथ्वी और सूर्य या कह दो पृथ्वी और चंद्रमा का ज्वाइंट ग्रेविटेशनल फोर्स या बोल सकते दोनों का मिलके गुरुत्वाकर्षण बल किसी बहुत छोटे तीसरे पिंड पर लग रहे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर हो तो वहां पर एक लेग्रांजे पॉइंट बन जाता है। अब
इसके लिए आपको इमेज दिख रही है, यहाँ पर आपको समझने की कोशिश करनी है। अब बलों का ये जो ज्वाइंट प्रभाव होता है, इफेक्ट होता है, एक संतुलन पॉइंट पर उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर कोई आप अंतरिक्ष यान खड़ा कर लो, अगर आपने यहाँ पर कोई अंतरिक्ष यान खड़ा कर दिया तो क्या कर लोगे आप उस अंतरिक्ष यान को खड़ा करके वहां से पूरा इन बलों के प्रभाव को देख सकते हो। अब एक साइंटिस्ट थे 18वीं सदी में, उनका नाम था जोसेफ लुई लेग्रांजे। उन्हीं के नाम पर ऐसे 5 बिंदुओं की पहचान की गई जो पृथ्वी और सूरज के बीच में, जिनको L1, L2, L3, L4 और L5 में डिवाइड किया गया। इसके लिए मैं आपको ये बिंदु L1, L2, L3, L4, L5 ये आपको यहाँ पर पीछे इमेज में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि ये ग्रह क्या है, ये ग्रहों की संरचना कैसे काम करती है, हम लोग इस पर बात करते हैं। अब प्लैनेट्स की बात करो या फिर आप ग्रहों की बात करो। ग्रह क्या है? ग्रह एक खगोलीय पिंड है जो तारों की परिक्रमा एक दीर्घ वृत्ताकार पथ में कर रहे हैं, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। अब ये ग्रह चट्टान और धात्विक पदार्थों से बने होते हैं जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता और इनके प्रकाश के लिए सूरज के प्रकाश से ये प्रकाशित होते हैं। जैसे पृथ्वी भी एक ग्रह है, क्योंकि ग्रह तारों की तुलना में काफी निकट स्थित होते हैं इसलिए वो हमें बड़े दिखाई देते हैं और रात में चमकते नहीं हैं क्योंकि इनको सूरज की रोशनी नहीं मिलती रात में। तो शुक्र और अगर अरुण को देखें, मतलब यूरेनस और नेपच्यून को देखें, तो बाकी सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा में करते हैं। सॉरी, सूरज और अरुण का मतलब है कि यूरेनस और वीनस को देखें तो बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व दिशा में गति करते हैं। इसलिए ग्रहों की जो सापेक्ष स्थिति है ना, वो दिन प्रतिदिन बदलती रहती है। सूर्य और अन्य तारों की तुलना में ग्रह बहुत छोटे होते हैं और अभी हमारे सौर मंडल में पृथ्वी को मिला के कुल 8 ग्रह हैं। अब सौर मंडल के ग्रहों का सूर्य से दूरी के बढ़ते अनुसार क्रम भी आपको वैसे पता होना चाहिए कि सन के सबसे पास जैसे मरकरी है, मरकरी के बाद वीनस है, फिर अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून है। तो मरकरी से मार्स तक के जो इतने भी प्लेनेट हैं इनको टेरेस्ट्रियल प्लेनेट बोलते हैं और जुपिटर से नेपच्यून तक के जो प्लेनेट्स हैं इनको जोवियन प्लेनेट्स या जोवियन ग्रह कहते हैं। अब मैं आपको इन दोनों का मतलब बताता हूँ, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट्स और जोवियन प्लेनेट्स होते क्या है। देखिए, इन 8 ग्रहों को 2 पार्टों में बांट दिया। ठीक है, अब जो पृथ्वी के जो 4 हैं, कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनको टेरेस्ट्रियल बोल दिया, पार्थिव ग्रह बोल दिया, और जो आउटर प्लेनेट्स उनको जोवियन बोल दिया। ठीक है, स्ट्रक्चर के बेसिस पर जिनकी स्ट्रक्चर पृथ्वी के समान है वो टेरेस्ट्रियल प्लेनेट्स हो गए। ठीक है, अब जो ग्रह मंगल ग्रह की कक्षा के बाहर स्थित हैं, जैसे कोई गैसीय पिंड है, ठीक है, तो उनको जोवियन प्लेनेट्स कहते हैं। तो जोवियन प्लेनेट्स में वो आएंगे जो गैसों से बने, जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, इनके चारों ओर रिंग सिस्टम भी मिलता है। इनके जो प्राकृतिक सैटेलाइट्स हैं, प्राकृतिक उपग्रह हैं, वो जोवियन प्लेनेट्स के ज़्यादा होते हैं। तो ये भी यहाँ पर समझने की जरूरत है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है, IAU, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ। ठीक है, अब 2006 में इन्होंने ग्रहों की एक परिभाषा दी थी कि सौर मंडल में ग्रह एक खगोलीय पिंड है जो सूरज के चारों ओर परिक्रमा करता हो, जिनमें हाइड्रोस्टेटिक संतुलन ग्रहण करने के लिए पर्याप्त मात्रा में एक द्रव्यमान हो। हाइड्रोस्टेटिक संतुलन मतलब एक गोल आकार का द्रव स्थितिक संतुलन कहते हैं उसको। ठीक है, और उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो, मतलब उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़ भाड़ ना हो। इसलिए वे सौर मंडल में अपनी कक्षा में प्रमुख पिंड हो जाता है। अब एक और ग्रह हुआ करता था पहले, 2006 से पहले, प्लूटो। तो टोटल 9 ग्रह हुआ करते हैं। प्लूटो में इसका अभाव था, इस परिभाषा के अकॉर्डिंगली वो सेट नहीं बैठ रहा था, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पहले 2 मापदंडों को पूरा नहीं करता है, सूरज के चारों ओर परिक्रमा करता हो और हाइड्रोस्टेटिक संतुलन ग्रहण करने के लिए पर्याप्त मात्रा में उसमें द्रव्यमान हो, लेकिन मान लो पहले 2 को मान लो वो पूरा कर रहा है और तीसरे को पूरा नहीं कर रहा हो। तीसरा मतलब उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो, मतलब वो किसी के परिक्रमा पथ में घुस ना जाता हो। ठीक है, तो उसे ड्राफ्ट प्लेनेट या बौना ग्रह माना जाएगा। इस आधार पर प्लूटो को एक ड्राफ्ट प्लेनेट नाम दिया गया, बौना ग्रह। अब प्लूटो को ग्रहों की परिभाषा से हटा दिया गया।
यही कारण था प्लूटो को हटाने का। अब हम लोग बात करते हैं सूरज की चारों ओर परिक्रमा करने वाले पहले ग्रह बुध की। बुध को इंग्लिश में मरकरी कहते हैं। यह सूरज का सबसे नजदीकी ग्रह है और सूर्य से निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई देता है। जब सूरज निकलता है तो उसके 2 घंटे पहले हमें आकाश में अगर आप देखोगे ना तो बुध दिखाई देगा। यह सबसे छोटा ग्रह है और इसका कोई सैटेलाइट या उपग्रह नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र का होना इसका सबसे विशिष्ट गुण है। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे पास में है तो सबसे कम समय में पूरी करता है क्योंकि इसकी कक्षा छोटी है। ठीक है, और इस ग्रह की कक्षीय गति भी सबसे ज्यादा है। यहाँ पर जो दिन होते हैं बहुत गर्म होते हैं और रातें बहुत ठंडी होती हैं, बर्फीली होती हैं। सभी ग्रहों में यहाँ दिन और रात के तापमान के बीच में जो तापांतर पाया जाता है वो सबसे ज्यादा है, लगभग 600 डिग्री सेंटीग्रेड। इसलिए रातें में इसका तापमान रात में -173 डिग्री सेंटीग्रेड और दिन में लगभग 427 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो आप समझ सकते हैं तापांतर में जो अंतर है वो लगभग 600 डिग्री सेंटीग्रेड है। दूसरा ग्रह है वीनस। ये पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में और सुबह में पूरब की दिशा में दिखाई पड़ता है। अन्य ग्रहों के विपरीत ये क्लॉकवाइज चक्रण करता है, विपरीत, है ना, मतलब दक्षिणावर्त चक्कर लगाता है। इसे पृथ्वी का सिस्टर प्लेनेट भी कहते हैं। इसकी डेंसिटी, इसका शेप और इसका जो व्यास है ना पृथ्वी के समान है। इसका कोई सैटेलाइट नहीं है। अब हम लोग बात कर रहे हैं जो नेक्स्ट ग्रह है वो है मार्स या मंगल। बहुत हम लोग इसकी तरफ बहुत उससे देख रहे हैं और अभी हाल ही में कुछ लोगों ने इसकी यात्राएं भी की हैं। कुछ लोगों को मैं गलत बोल गया, कुछ सैटेलाइट्स ने इनकी यात्रा भी की है। अब मंगल को रेड प्लैनेट्स कहा जाता है। इसका रंग लाल है, आयरन ऑक्साइड के कारण है। यहाँ पृथ्वी के समान 2 पोल है। ठीक है, जैसे पृथ्वी 23.5 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है, ऐसे ये 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन भी होता है। इसके दिन की अवधि और अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है। अर्थ में भी तकरीबन यही बात है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। अब सूर्य की परिक्रमा करने में इसे लगभग 648 दिन लगते हैं और सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो ओलिपस मैसी, और सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया, जो अपने माउंट एवरेस्ट से भी लगभग 3 गुना ऊंचा है। इसी ग्रह पर स्थित है। अब मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए कई सारे मिशन भेजे गए। ठीक है, अब वो मिशन जैसे अपन ने मंगलयान भेजा था, है ना, 5 नवंबर 2013, याद होगा, श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में से हम लोग ने PSLV C-25 के द्वारा इसको भेजा था और ये 24 सितंबर 2014 को मंगल पर पहुंचा था। तो भारत विश्व में पहले प्रयास में सफल होने वाला पहला देश बना था जिसने पहले प्रयास में मंगल ग्रह पर पहुंच गया। इसने सोवियत, रूस, नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद दुनिया का चौथा देश माना जाता है, लेकिन पहले प्रयास में सफल होने वाला पहला देश। बाकी लोगों को तो फेलियर मिला। इसरो ने एक और मिशन बनाया है जो आगे आने वाले समय 2021 या 22 में प्रस्तावित है। तो 22 में ही जाएगा, 21 तो मुश्किल लग रहा है। ठीक है, अब 2017 में बजट में इस मिशन को अनुमति दे दी गई। अब इसमें फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी जिसे CNES कहते हैं वो भी इसरो की सहयोगी होगी और इस अभियान के लिए रोवर वही प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, अब हम लोग ने जब पहला जो मिशन भेजा था, जो हम लोग ने 24 सितंबर 2014 को पहुंचा था, वहां पर हमने मार्स क्यूरियोसिटी रोवर भेजा था। यह अंतरिक्षयान मंगल ग्रह पर केल ग्रेटर नामक स्थान में पहुंचा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना, केल ग्रेटर नामक स्थान पर उतरा था और यह मंगल पर जीवन की संभावना और उसके वातावरण का अध्ययन कर रहा है। नेक्स्ट ग्रह है जुपिटर, जिसे हम लोग कहते हैं बृहस्पति ग्रह। तो मंगल के बाद हमारे कौन से ग्रह शुरू हो जाते हैं? टेरेस्ट्रियल के बाद जोवियन ग्रह शुरू हो जाते हैं, जो किससे बने हुए हैं? जो गैसीय पिंड है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है जुपिटर, और ये अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में लगभग 10 घंटा और सूरज की परिक्रमा करने में इसको लगभग 12 साल लगते हैं। अब इसका एक उपग्रह है गैनीमेड, वो सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है और इसका रंग है येलो कलर का। अब बृहस्पति के वायुमंडल में एक बड़ा और एक चक्राकार स्थायी तूफान आता है। यह पृथ्वी पर जैसे हैरिकेन आता है ना, उसी तरह होता है। इसका आकार हमारे ग्रह के आकार की तुलना में 2 गुना है और यह लगभग 400 वर्षों से इस तूफान को देखा जा रहा है और यह तूफान मोस्टली बृहस्पति के दक्षिणी गोलार्ध पर आ रहा है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। नासा ने बृहस्पति ग्रह का एक नया इमेज भी जारी किया है जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ग्रेट रेड स्पॉट दिखाई दे रहा है।
अब यहाँ पर एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल थ्योरी भी काम करती है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, वो पॉलिटी वाली थ्योरी की बात नहीं कर रहा हूँ। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल का मतलब ये वामावर्त घूर्णन करने वाला विशाल तूफान है। ये बृहस्पति के दक्षिणी गोलार्ध में सफेद अंडों की आकृतियों के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, 1986 के बाद से 6 से 9 तक की संख्या में सफेद अंडाकृतियां पाई जाती हैं। इनको देखा जा रहा है, लगभग 6 से 8 ही होती हैं। ठीक है, वर्तमान में इस समय 8 दिख रही हैं। उसके बाद एक मिशन भेजा गया, जूनो मिशन, नासा ने भेजा था। बृहस्पति कक्षा में इसने सफलतापूर्वक प्रवेश किया और उसकी परिक्रमा प्रारंभ कर दी। इसका उद्देश्य क्या था? बृहस्पति के चुंबकीय क्षेत्र में घुसकर इस ग्रह का अध्ययन करो, विश्लेषण करो और ये पता लगाओ कहीं पानी है कि नहीं भैया। अब ये जूनो अंतरिक्ष यान है, ये पूरी तरह से सोलर बेस्ड है, सौर ऊर्जा चालित यान है। गैलीलियो के बाद जूनो बृहस्पति की परिक्रमा करने वाला दूसरा अंतरिक्ष यान है। इससे पहले गैलीलियो गया था। तो गैलीलियो नाम का जो अंतरिक्ष यान था, ये बृहस्पति के प्राकृतिक उपग्रहों का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था, याद रखना। और जबकि जूनो को वहां पर पानी का अध्ययन करने के लिए पता लगाओ पानी आनी है कि नहीं। तो जूनो भैया गए वहां जाके पानी खोजे, अभी तक मिला ना है लेकिन वो देख रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट ग्रह आता है शनि, जैसे हम लोग सैटर्न कहते हैं। ये बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी विशेषता है इसके तल के चारों ओर क्या है, रिंग्स हैं, वलय हैं। और ये जो रिंग्स हैं इनकी संख्या 7 है। अब ये आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देता है। अगर आप आकाश में देखें, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है वो टाइटन है। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। यह आकार में बुध के बराबर है। जो उपग्रह है वो टाइटन, वो बुध के बराबर जितना है। एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का डेंस वायुमंडल भी है। इसलिए यहाँ पर भी संभावना हो रही कि शायद हो सकता है कि यहाँ पर भी जीवन की संभावना बने। ठीक है, एक अंतरिक्ष यान भेजा गया था एक फोबे नाम का शनि का उपग्रह है। ये शनि के घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। अब शनि की बात करते हैं। शनि सभी ग्रहों में सबसे कम घनत्व वाला है, यहां तक कि पानी से भी कम घनत्व है शनि का। यानी अगर शनि ग्रह को पानी में रख दो भैया तो शनि तैरने लगेगा, इतना कम डेंसिटी है। अब एक अंतरिक्ष यान है जो शनि और इसके प्राकृतिक उपग्रहों के अध्ययन के लिए भेजा गया था, जिसे हम लोग बोलते हैं कैसिनी। इसका पूरा नाम था कैसिनी huygens। आप कैसिनी नाम से याद रखिए। अब कैसिनी ने शनि के चंद्रमा टाइटन पर हाइड्रोकार्बन से भरे काफी बड़े कैनियंस की खोज की है। अभी हाल ही में नासा का ये मिशन समाप्त हुआ है। अब एक जापान में एक यूनिवर्सिटी है, टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब वो एक रिसर्च कर रहा था। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि शनि, नेपच्यून और यूरेनस ग्रहों पे जो रिंग्स हैं, जो वलय हैं, इनका निर्माण लगभग 4 बिलियन वर्ष पहले हुआ था। और इन ग्रहों के पास से जब कुछ विशालकाय पिंड गुजरे और इनके द्वारा नष्ट कर दिए गए, इन वलयों के द्वारा। तो ये रिंग्स हैं क्या? सौर मंडल में विशालकाय ग्रहों के पास बहुत ही अलग अलग वलय हैं। अब ये जो रिंग्स हैं वो अनगिनत नन्हे नन्हे कणों से बने हैं, जिनका आकार कुछ माइक्रोमीटर से लेकर कुछ मीटर तक है। अब ये जो कण है मेनली जल या बर्फ से बने हैं। अब इसमें अल्प मात्रा में चट्टानी पदार्थ मिलते हैं। शनि के ज्यादातर वलय बर्फीले कणों से बने हुए हैं। वहीं यूरेनस और जो नेपच्यून के जो रिंग्स हैं वो चट्टानी पदार्थों के द्वारा बने हुए हैं। अब शोधकर्ताओं ने ग्रहों के पास से गुजरने पर एक बेल्ट है, कुइपर बेल्ट को देखा। अब कुइपर बेल्ट का जब अध्ययन किया तो उन्होंने इस्तेमाल किया कि अच्छा यही वो बल है जो ज्वारीय बल को उत्पन्न करते हैं, जिसके द्वारा इन पर तूफान आता है। तो आप कुइपर बल को यहाँ देख सकते हैं। शोधकर्ताओं ने ऐसे कई भी माना कि बहुत सारे इसमें लेट हैवी बम्बार्डमेंट भी हुआ होगा, जिसकी वजह से हो सकता है कुइपर बेल्ट का निर्माण हुआ हो। ऐसा माना जाता है कि प्लूटो के आकार के पिंड नेपच्यून से आगे स्थित कुइपर बेल्ट में अस्तित्व में होंगे। नेक्स्ट हमारा जो प्लेनेट है वो है यूरेनस। अब यूरेनस आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसका टेम्परेचर लगभग -215 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ लीजिए कितना ठंडा होगा। इसके चारों ओर 9 वलयों में 5 वलयों का नाम हम लोगों को फिलहाल अभी तक पता लगा है। वो उनके हम लोगों ने एक नामकरण किया, अल्फा, बीटा, गामा, है ना, डेल्टा और स्पिलॉन। अब अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर मतलब दक्षिणावर्त घूर्णन कर रहा है, जबकि अन्य ग्रह क्या कर रहे हैं,
पश्चिम से पूरब की ओर वामाग्रत घूम रहे हैं। यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर और सूर्यास्त पूरब की ओर होता है भैया। इसके सभी उपग्रह भी पृथ्वी की विपरीत दिशा में परिभ्रमण कर रहे हैं। अब अपनी ध्रुवी पर सूरज की ओर इतना झुका है और लेटा हुआ सा दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे लेटा ग्रह भी कहते हैं। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। एक नेक्स्ट ग्रह है, उसका नाम है नेपच्यून। नेपच्यून क्या है कि नई खगोलीय व्यवस्था में यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। यह हरे रंग का ग्रह है और इसके चारों ओर बहुत बड़ा मीथेन का बादल छाया हुआ है। अब इसके उपग्रहों में ट्राइट्रॉन एक प्रमुख उपग्रह है। अब कुछ मैं ऐसे फैक्ट्स बता रहा हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से आकार है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो, जैसे मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देख सकते हो आप आकाश में। आकार के अनुसार ग्रह देखें तो सबसे बड़े से सबसे छोटे की तरफ चले तो बृहस्पति पहले आता है, शनि फिर बाद में, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, उसके बाद बुध। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो गया? बृहस्पति, और सबसे छोटा हो गया बुध। अगर सूरज से दूरी के अनुसार देखें कि सबसे पास में कौन है, सबसे दूर कौन है, तो सबसे पास में बुध और सबसे दूर कौन सा है? नेपच्यून। ठीक है, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और यूरेनस और नेपच्यून, यानी सूर्य के सबसे निकट बुध और सबसे दूर कौन सा है? नेपच्यून, मतलब वरुण। तो आपको ये सीरीज भी याद करनी होगी, कौन पास में है, कौन दूर है। ठीक है, अगर वेटेड के अनुसार, द्रव्यमान के अनुसार देखोगे तो सबसे कम द्रव्यमान है बुध का और सबसे ज्यादा द्रव्यमान है बृहस्पति का। तो बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, अरुण, वरुण, शनि और बृहस्पति। तो न्यूनतम द्रव्यमान बुध का, सबसे अधिक वाला बृहस्पति का। अब अगर परिक्रमण गति के आधार पर देखो कि कौन सबसे तेज परिक्रमण कर रहा है, ठीक है, ग्रहों के क्रम में, बढ़ते क्रम में देखोगे परिक्रमण के, तो सबसे पास में बुध तो सबसे ज्यादा करेगा, ठीक है, सबसे जल्दी पूरा कर लेगा। लेकिन इसकी परिक्रमण गति को कर देखें तो बुध का परिक्रमण वेग सबसे ज्यादा है। परिक्रमण बुध सबसे पास में होता है तो बुध का जो परिक्रमण वेग है वो सबसे कम है और शनि का सबसे ज्यादा, क्योंकि बहुत बड़ी परिक्रमा को पूरी कर रहा है। ठीक है, अपने अक्ष पर झुकाव पर देखेंगे बढ़ते क्रम में तो शुक्र, बृहस्पति, बुध, पृथ्वी, मंगल, शनि, वरुण और अरुण। शुक्र का झुकाव सबसे कम, अरुण का सबसे ज्यादा है। शुक्र और अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों को घूर्णन और परिक्रमण की दिशा एक ही है। शुक्र और अरुण के घूर्णन की दिशा में, दिशा देखा जाए तो पूरब से पश्चिम मतलब क्लॉकवाइज, जबकि अन्य सभी ग्रहों की घूर्णन की दिशा उल्टी है, पश्चिम से पूरब मतलब एंटी क्लॉकवाइज है। अब यहाँ पर हम लोग कुइपर बेल्ट की बात करते हैं। कुइपर बेल्ट नेपच्यून ग्रह की कक्षा से थोड़ा दूर सूरज के चारों ओर परिक्रमा करने वाले कुछ बर्फीले छोटे छोटे पिंड हैं, वलय हैं। ठीक है, अब ये इन बाह्य ग्रहों के निर्माण के जो बाह्य ग्रह हैं, जिनको हम जोवियन ग्रह कहते हैं, निर्माण के हजारों लाखों पिंड अवशेष के रूप में पाए जाते हैं। अब इनकी कक्षा सौर मंडल के पास में स्थित है, इसलिए इनको कुइपर बेल्ट कहते हैं। जहां पर आपको कुइपर बेल्ट दिखाई दे रही है वो कुइपर बेल्ट। अब कुइपर बेल्ट को अधिकांश देखा जाए तो धूमकेतुओं का स्रोत माना जाता है, विशेष रूप से उनका जो 20 वर्ष से कम समय में सूरज की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार एक टर्मिनोलॉजी और है ब्लेजर्स, आइंस्टीन रिंग्स, इनको या वैम्पायर स्टार क्या होते हैं, एस्ट्रोसेट क्या होते हैं, इनको हम नेक्स्ट क्लास में जानने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।